जी स्टार्ट करते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड कर दें, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। जी मैं बात कर रही थी कि एनजी फीड ब्लेंड राइस फीड का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा रही थी। ठीक है, उसमें एडल्ट्स में आप 3 आवर्स का गैप देते हो, चिल्ड्रन में 2 आवर्स का गैप देते हो, स्टार्ट करवाते हो आप 40-50 ml से, ग्रेजुअली इसको 150 ml तक लेके जाते हो। जो स्नैक में आ जाते हैं वो आप 50 ml रखते हो, और जो जो है वो लंच, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनकी सर्विंग जैसे हम लोग ज्यादा होती है ना, तो इसमें आप 120-150 से 200 ml तक जो है वो लेकर जाते हो ग्रेजुअली पेशेंट को। ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेशंस आप देखें यहाँ पे क्या क्या रिस्क जो है वो आ सकते हैं जिनको मॉनिटर करना होता है। ठीक है, इसमें जो है वो एस्पायरेशन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, एस्पायरेशन अगर तो पेशेंट को हो रही है, पहले सबसे पहले जब पहली फीड गई है तो पेशेंट को जो है वो मॉनिटर किया जाता है कि उसने टॉलरेट कर ली है, देन उस नेक्स्ट फीड, और देन उसको जो है वो ना उसकी कंसिस्टेंसी से उसको दी जाती है। ठीक है, अगर तो वो एस्पायरेट कर रहा है तो उसकी फीड लगी रहती है, लेकिन उसको जो है वो स्टॉप करा दी जाती है। ठीक है, वेट किया जाता है जैसी उसकी कंडीशन, उसकी नर्व्स मेंटेन होती है। ठीक है, अक्सर जो ये न्यूरो वार्ड के न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें इस तरह के पेशेंट जो न्यूरो वार्ड में, उन पेशेंट्स में जैसे ही वो बहाल उनकी कंडीशन होती है तो उनको देन शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर देन उनको जो है वो स्टार्ट करवा दी जाती है। अगर एस्पिरेशन ना हो रही हो तो उनको जो है वो एनजी फीड जो है वो देना स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, एस्पिरेशन में क्या होता है कि फीडिंग जो है ना आपकी, वो स्टमक के कंटेंट से बैक लंग्स में जाने के रिस्क होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो निमोनिया के चांसेस होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉप करवा दी जाती है। एस्पिरेशन इज अ मोर कॉमन इन पेशेंट्स विद impaired swallowing और altered the consciousness and improve the tube in placement। जो प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं ना वो भी होते हैं, तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से स्टॉप कराई जाती है। देन ट्यूब डिसलॉजमेंट क्या आ जाता है कि पेशेंट, अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली जो है वो अनलकीली पेशेंट जो होता है वो जब उसको लगाते वक्त भी ना, अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो वो पेशेंट, मतलब जब एक चीज आपके लग रही है तो वो पेशेंट थोड़ा सा इरिटेट होता है, वो उसको ना मतलब जो है वो कोशिश करता है कि मैं इस चीज को ना लगाऊं ना, तो वो ये है कि वो तब भी चांसेस होते हैं डिसलॉजमेंट के। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इम्प्रॉपर फीडिंग हो या लीकेज हो जाए। ठीक है, तो जो है वो तब भी जो है वो ट्यूब डिसलॉजमेंट के जो है वो इश्यूज देखे जाते हैं। और ट्यूब ब्लॉकेज जो है वो ब्लॉक्ड बाय द फॉर्मुलाज रेजिड्यू और मेडिकेशंस। ट्यूब ब्लॉकेज के चांसेस भी होते हैं मेडिकेशंस। आप बस ये कोशिश करनी है कि उसमें कोई चीज स्टक ना हो जो आप फीड दे रहे हो। हर फीड के बाद उसकी हाइजीन को जो है वो मेंटेन करना है, और उसमें कोई कंसिस्टेंसी का जो है वो ध्यान रखना है। एज अ जो है वो जो भी असिस्टेंट है उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असिस्टेंस मतलब जो भी वहाँ पे जो अटेंडेंट्स हैं जो भी उनको असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन सबको मनी जो है वो काउंसलिंग करना उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा डायरिया कॉन्स्टिपेशन के चांसेस तो होते हैं। ठीक है, कि वो पेशेंट बेड रिडन है, उसको डाइट जारी है, उसको डायरिया कॉन्स्टिपेशन के रिस्क जो है वो भी होते हैं। एडिकेट हाइड्रेशन होती है। ठीक है, आप वाटर भी जब जैसी कोई फीड दिया आप उसको वाटर जो है वो दें। ठीक है, ठीक है, या फिर जो है ताकि उसकी एक तो हाइजीन भी हो जाएगी, एक हाइड्रेशन का जो एक पॉइंट है ना वो भी फिर पेशेंट में जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। देन गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है कि ओवरफिलिंग, अगर स्टमक जो है वो ओवरफिल हो गया है फार्मूलाज के साथ, आप उसको डाइट भी दे रहे हो फार्मूला भी दे रहे हो, तो जो है वो इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी हो जाती है। यानी इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी, उसके मसल्स गैस्ट्रिक के जो है वो उसकी मोटिलिटी यानी वो मूव नहीं कर पाती ना वहां, स्टमक से फीड आगे मूव नहीं कर पाती। इस तरह के इश्यूज भी हो जाती हैं, डिस्कम्फर्टनेस जो है वो हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया यानी पेशेंट को अगर तो आप बिल्कुल ही जो है वो नहीं दे रहे, जैसे वो मैलनरिश था, ठीक है, उसको उसके हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, आप उसने कुछ खाया नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका ग्लूकोज लेवल कम होगा। अगर तो वो ज्यादा जो है वो जो ग्लूकोज के या फिर जैसे रीफीडिंग सिंड्रोम में होता है, या फिर ग्लूकोज जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनमें आप अगर फीड दे रहे हो, अगर आपने लो कार्ब डाइट नहीं दी, नॉर्मल डाइट एनजी में भी जा रही है, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस भी होते हैं। डिहाइड्रेशन के चांसेस भी होते हैं कि अगर इन एडिकेट फ्लूइड इनटेक इज इम्पोर्टेंट, एक्सेसिव फ्लूइड लॉसेस जो आपने मॉनिटरिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कि डायरिया जो है वो, उसमें आप डायरिया होगा तो पेशेंट को जाहिर सी बात है कि आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है।
ठीक है। तो और जो है वो फ्लूइड लॉस हो रहा है तो जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन रहेगी। ठीक है। और जिस उसके बाद है ट्यूब साइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना हो। द स्किन, और जहाँ पे ट्यूब लगी हुई होती है वहां पे भी। ठीक है। और जहाँ जब आपके ट्यूब अंदर पास आउट इसोफेगस से अंदर स्टमक में पास आउट, या जहाँ जिस भी ऑर्गन के साथ वो अटैच की गई है वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं अगर पेशेंट की हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो। ठीक है। और जैसे ही मतलब कुछ में सक्सेसफुली वो बहुत अच्छे से पेशेंट टॉलरेट करते हैं और वो वापस 1 वीक से भी कम टाइम लेते हैं, 3 से 4 टाइम में भी वो 3-4 डेज से भी वो जल्दी जो है वो अपनी ओरली फीड पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। जिनके अटेंडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हों या फिर उसको बिल्कुल अच्छे से जो है वो उसको मैनेज कर रहे हो। रीफीडिंग सिंड्रोम का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, एकदम से मैलनरिश्ड हो, ठीक, आप एकदम से कोई फीड देते हो, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए कम मिकदार से स्टार्ट करवानी होती है। ठीक है। ये था रीफीडिंग सिंड्रोम। ठीक है। मेटाबॉलिक जितनी भी है ना कंडीशंस, या मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस, मेटाबॉलिक डिजीज आप लोग जो है वो पढ़ोगे क्या, यानी आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी डिजीज है अगर वो कम हो जाएं, ठीक है, या मेटाबॉलिक जो डिजीज है उसमें कोई इशू हो तो भी रीफीडिंग सिंड्रोम के चांसेस होती हैं। ठीक है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस हैं कि पेशेंट जो है वो उसमें अगर आप सम पेशेंट्स में डेवलप द एलर्जिक रिएक्शंस टू दी कंपोनेंट्स इन द फार्मूला सच एज प्रोटीन्स और एडिटिव्स। कुछ को प्रोटीन एलर्जिक होती है, कुछ को नट एलर्जीज होती हैं, कुछ एडिटिव्स अगर कुछ जो सिरप्स हैं मतलब उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है उसको एलर्जी थी वो देखा ही नहीं है जो जिसने भी उसको फीड दी है। ठीक है। अटेंडेंट्स ने देखा नहीं है, कुछ इस तरह से मिसप्लेस हो गया है, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो इस तरह से डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस का भी जो है वो चांस होता है। ये डिफरेंट ये 11 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से पेशेंट को डेली मॉनिटर करना फीड के टाइम पे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और ये नेक्स्ट फर्दर डिटेल्स, नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे डिफरेंट एकेडमी के लिंक्स डाले हुए हैं। ठीक है। आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। दिस इज फॉर ऑल अबाउट द इंटायरल न्यूट्रिशन। आई होप कि आप लोगों को ने कुछ लर्न किया होगा। ठीक है। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग का कोई क्वेश्चन है, एंड सेकेंडली आप लोग अब मुझे अपने रिव्यूज ग्रुप में भी दे सकते हो और मुझे यहाँ पे भी ऐड कर सकती हो कि आप लोगों को सेशन जो है वो किस तरह से लगा। जी थैंक्स डॉक्टर आयशा फॉर प्रीशियस टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी इस दफ़ा हो गई, क्योंकि हमारे जो पोस्टर पे था वो ऑफिशियल है 9 से 10 टाइम था, लेकिन उसी टाइम पे ही ना सेम टाइम पे मेरा ही एक और सेशन है और मैं ही होस्ट थी इस वेबिनार की, इस वर्कशॉप की भी। डेट्स वाई टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ा, लेकिन हमारे मेंबर्स ने शुक्र है अच्छा पार्टिसिपेट किया। सिर्फ सिर्फ ये सुमैया आपका काफी पार्ट रह गया, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज कल में ही ना अपलोड करके मैं लिंक शेयर करूंगी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग को भी मैं सेंड कर दूंगी। और सर्टिफिकेट अभी हम फिलहाल हम 1-2 दिन और वेट करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद भी काफी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं सर्टिफिकेशन की ना, डेट्स वाई। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को ना विद इन 2 to 3 डेज मिल जाएंगे। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कर लें रिलेटेड टू वर्कशॉप। और कल इंशाल्लाह हमारा वर्ल्ड फूड डे है, फ्री है, वेबिनार रात ही होगा, कल रात। तो इंशाल्लाह उसमें फिर आप सब लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक्स। आप लोगों ने अपने फीडबैक में लाजमी ऑफिशियल ग्रुप में देने हैं व्हाट्सएप पे, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे ऐड रहना जब तक सर्टिफिकेट मिल ना जाए आप लोगों को। ये ओवरऑल बेशक आप ना भी लीव करें तो कोई इशू वाली बात नहीं। जी पार्टिसिपेंट्स, तो कैसा रहा आप लोगों का सेशन? मेरे ख्याल में कुछ जो हैं वो तो बिल्कुल न्यू न्यू सेमेस्टर्स के हैं, 2 से 3 मेरे ख्याल में 2 लोग हैं ऐसे शायद। तो आप लोगों को जी कुछ समझ आई होगी, ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक होता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग जब वैसे पढ़ोगे ग्रेजुएशन में तो इंशाल्लाह काफी हद तक चीजें जो है वो आप लोग को पहले से ही क्लियर होंगी। जी आप लोगों को इंट्रोड्यूस तो समझे, जो जो है वो थर्ड सेमेस्टर इस तरह के हैं उनको एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया कि किस तरह से आपने क्रिटिकल लेवल पे न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि इंटेरल पे जो पेशेंट होता है तो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक इंट्रोडक्शन तो मिल जाता है ना, आप चाहे जो है वो आपको 7-8 सेमेस्टर में आप लर्न कर रहे हो या फिर, लेकिन आपको एक इंट्रोड्यूस हो जाता है।
जी प्लीज, कोई और क्वेश्चन माइंड में किसी के आ रहा हो तो कर लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। टाइम हो रहा है काफी। जी जी ठीक है डॉक्टर आयशा, चलें ठीक है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और सेशन में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।